स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th ट्राइंगल के कुछ क्वेश्चंस। तो जैसा कि एग्जाम आने वाले हैं तो तैयारी चल रही होगी आपकी। तो ट्राइंगल चैप्टर जो है वो थोड़ा सा टिपिकल लगता है बच्चों को, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी जो दिक्कतें हैं, घुमा घुमा कर क्वेश्चन देते हैं एग्जामिनर। तो हमें अच्छे से प्रिपरेशन करनी है इसको करने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो व्हाट आर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो देखिए जैसे यहाँ पर एक्स यहाँ दिया हुआ है, वाई यहाँ दिया हुआ है, क्यू आर एक्स है और पी आर जो है वाई है। हमें इन दोनों की वैल्यू यहाँ को निकालनी है। तो जैसे कि हमने रूल पढ़ा हुआ है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शन में होती हैं। तो टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो इट मीन्स ये है कि जैसे इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड हम कह सकते हैं कि जैसे ए बी जो है वो पी क्यू के प्रोपोर्शन में रहेगी, ए सी जो है वो पी आर के और बी सी जो है वो क्यू आर के। तो उसी का यूज हम करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वो शॉर्ट में करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू है, हमें डिटेल में इसको नहीं बताना है ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ए बी जो है वो अपॉन में होगी पी क्यू के। देखिए यहाँ पर ए बी पी क्यू के अपॉन में होगी। उसी तरह से जो बी सी है वो क्यू आर के प्रोपोर्शन में होगी, बी सी अपॉन क्यू आर। और आपकी तीसरी साइड की जरूरत, अभी पहले एक्स निकाल लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ए बी जो है वो किसके बराबर है, यहाँ देखिए 12 के इक्वल है। और पी क्यू जो है वो हमारा 9 के इक्वल है, बी सी जो है वो 7 के इक्वल है और क्यू आर जो है वो हमारा एक्स के इक्वल है। तो जहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर लेते हैं हम। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो 12x इज इक्वल टू 7 इंटू में 9, एक्स इज इक्वल टू 7 इंटू 9 अपॉन में 12। तो यहाँ पर हम कट कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा, तो यहाँ के 21/4। उसी तरह से हम दूसरा निकाल लेते हैं। इसमें हम यहाँ पर अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ले लेते हैं, जैसे कि ए बी जो है उसके साथ में वही मैं पी क्यू ले लूँगा। अब मैं ए सी के साथ में पी आर ले लेता हूँ, ए सी अपॉन में पी आर। तो ये तो 12/9 पहले की तरह ही है, और ए सी की वैल्यू यहाँ 10 है, पी आर की वैल्यू जो है वो y है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा 12y इज इक्वल टू 10 इंटू में 9, तो y इज इक्वल टू 10 इंटू में 9 अपॉन में 12। तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। अब यहाँ 2 से काटते हैं, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो ये 5 3 जा 15, 15/2। तो हमारी दो साइड जो आ रही है, एक 21/4 आ रही है, एक 15/2 आ रही है। तो अगर हम यहाँ चेक करें तो जो ए ऑप्शन जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से बहुत इजी क्वेश्चन था। बस हमें ये पता होना चाहिए कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शन में होती हैं। उसका यूज़ किया और निकाला। ये सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, द रेशो ऑफ देयर साइड्स इज। तो यहाँ पर दो सिमिलर ट्राइंगल हैं और उन दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स का जो एरिया दिया हुआ है, हमें 25 और 121 दिया है, हमें साइड्स का रेशियो निकालना है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, एक रूल होता है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो मतलब जो भी सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि दोनों का हम एरिया लिख लेंगे और उसके बाद जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उसका हम स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए बी सी के अंदर यहाँ पर हमारी यहाँ इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इसके अकॉर्डिंग लिख लिया हमने। अब यहाँ पर हम ये हमें गिवन है, ये हमें 25 गिवन है और ये 121 गिवन है। तो यहाँ पर हम सिमिलर सारी चीज़ें वैसे ही लिख लेते हैं जैसा कि हमें गिवन है। तो देखिए यहाँ पर जो स्क्वायर है अगर वो इधर शिफ्ट होता है तो यहाँ पर वो रूट बना देता है। तो हम इसको इस तरह से रूट में लिखेंगे, 121 ये 25/121 रूट में, और यहाँ पर है जगह ए बी अपॉन में पी क्यू, बी सी अपॉन में क्यू आर और ए सी अपॉन में पी आर। तो यहाँ पर जब रूट निकालेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और 121 का होता है 11। तो मतलब ये जो है ये सभी साइड, अब जो इसका एरिया का रेशियो आया है वो हमारा 5/11 आया है। तो अब हमें ऑप्शन चेक करना है कि क्या ये ऑप्शन में है। तो देखिए देखते हैं। तो 5/11 जो है ऑप्शन बी है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट है।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 24 एंड 10 सेंटीमीटर। तो मतलब यहाँ पर हमें एक रोम्बस दिया है, उसकी डायगोनल की लेंथ दी है 24 और 10 सेंटीमीटर। हमें द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस, रोम्बस की हर एक साइड की लेंथ कितनी होगी हमें ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैं एक रोम्बस बना लेता हूँ। आपको अगर रोम्बस की प्रॉपर्टीज पता हो तो रोम्बस की जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, तो उसी का यूज़ हम यहाँ करेंगे। तो देखिए, और वो भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती हैं। तो मैं इसको बना लेता हूँ पहले। देखिए मैंने यहाँ रोम्बस ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर जो हम मान लेते कि ए सी जो है वो हमारी 24 सेंटीमीटर है और बी डी जो है वो हमारी 10 सेंटीमीटर है, जैसे कि क्वेश्चन में हमें गिवन है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम देखें, मैंने आपको बताया था कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं, तो अगर मुझे ओ ए निकालना हो तो वो ए सी का आधा होगा। तो यानी कि 24 का यहाँ आधा यानी कि 12 सेंटीमीटर होगा। उसी तरह से अगर मैं ओ बी निकालूं तो ओ बी जो है वो डी बी का आधा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 है तो 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर हमारा ये आ गया। इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि ये हमारा 12 हो गया और ये हमारा 5 हो गया। अब जैसा कि ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती हैं डायगोनल्स, तो इसका मतलब ये नीचे वाला पार्ट अगर मैं निकाल दूं बाहर तो ये इस तरह से बनेगा जिसमें ये 90 डिग्री होगा। तो ए बी जो है, अब रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं, तो अगर मुझे ए बी पता चल जाती है तो बी सी सी डी और डी ए भी उतनी ही होगी। तो इसके सामने जो है हाइपोटेनस होती है 90 डिग्री। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके सामने हाइपोटेनस हो गई। आप बेस और हाइट किसी को भी ले सकते हो। तो अगर मुझे ए बी निकालना हो तो मुझे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना पड़ेगा, ए बी जो हाइपोटेनस है तो बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर करते हैं। तो बेस का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस हाइट यानी कि 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम निकालते हैं, यह 144 प्लस 25, तो ये बन जाता है √169 और 169 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर 13 आ जाएगा। तो जो लेंथ है मतलब हर एक साइड की जो लेंथ होगी वो 13 होगी, मतलब यहाँ पर ये सब 13 होगी। वही हमसे पूछा था, तो एक क्वेश्चन में चेक करते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एल एंड एम आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली और ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल ए बी सी है, उसके अंदर ए बी और बी सी का मिड पॉइंट है एल और एम, और राइट एंगल है ये बी पर, राइट एंगल एट बी। देन 4LC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, हमें यहाँ पर इसे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं इसकी फिगर बना लेता हूँ। देखिए मैंने फिगर यहाँ ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया जो बी पे राइट एंगल है, और यहाँ पर ए बी का मिड पॉइंट एल ले लिया है और बी सी का मिड पॉइंट एम ले लिया है। तो अगर हम यहाँ देखें जो हमारी ए बी जो होगी, ए बी जो है वो किसके बराबर होगी, एल बी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 2LB के इक्वल होगी ए बी, क्योंकि एल जो है वो मिड पॉइंट है। तो हम ये एल बी है, तो एल अगर मिड पॉइंट है तो एल बी का जो डबल होगा वो ए बी के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर मैं एल बी निकालना चाहूँ, एल बी अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो क्या होगी, ए बी की हाफ होगी जस्ट, क्योंकि एल बी हाफ पार्ट है उसका। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एल बी जो है वो ए बी का हाफ है। तो अब क्या करते हैं कि इसमें हमें क्वेश्चन में LC का स्क्वायर 4LC का स्क्वायर निकालना, तो हमें LC को फोकस करना होगा। तो देखिए यहाँ पर LC जो है वो, अगर इस छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर हम बात करें, क्योंकि इस छोटे वाले ट्राइंगल में LBC के अंदर तो LC जो है हाइपोटेनस है, तो अगर LC का स्क्वायर अगर मुझे निकालना होगा तो वो किसके इक्वल होगा, LB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्योंकि LB हाइट हो गई यहाँ पर और BC यहाँ पर बेस हो गया, और ये LC जो है वो हाइपोटेनस हो गई। तो यहाँ पर LC ऐसे ही रहने देते हैं और BC भी ऐसे ही रहने देते हैं, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर LB को हम देखें तो अभी हमने यहाँ निकाला था कि वो किसके बराबर है, AB/2 के बराबर है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, LB को AB/2 इसका होल स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे हम इसको। ठीक है, और उसके बाद अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा ये AB का स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस BC का स्क्वायर, यहाँ LC का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें यहाँ से 4 अगर हटाना है तो मैं पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करा सकता हूँ। तो मैं पूरी इक्वेशन को यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो जब 4 से इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये आ जाएगा हमारा 4LC का स्क्वायर। इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ रह जाएगा AB का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 4BC का स्क्वायर। तो अब हमें ये चेक करना है कि ऑप्शन में कौन सा आंसर इसका जो है वो ठीक बन रहा है।
तो चलिए चेक करते हैं। देखिए क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ए बी का स्क्वायर प्लस 4BC का स्क्वायर यही हमारा आ रहा था यहाँ पर, देखिए ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल इसमें करेक्ट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करना है हमें। इट इज गिवन दैट द ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल EDF and such that the AB equal to 5 centimeter, AC equal to 7 centimeter, DF is equal to 15 centimeter and DE 12 centimeter. The length of remaining sides of triangle. So मतलब बाकी जो साइड्स बची हैं उसका हमें लेंथ निकालनी है। तो पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इजी समझ में आ जाए। तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। तो देखिए जैसे मैंने ड्रॉ कर लिया है, ट्राइंगल ABC बना लिया और EDF बना लिया। तो आपको ध्यान रखना है जैसे यहाँ ABC लिखा है, EDF लिखा, तो इसी तरह से हमें इसको जो है नेमिंग करनी है। उसके बाद अब हम देखें, अब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसकी जो साइड्स का प्रोपोर्शन में वो भी इक्वल होगा। तो हम उसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर AB के साथ में हम यहाँ लिख सकते हैं ED को। उसी तरह से हम यहाँ लिखेंगे BC के साथ में हम लिखेंगे DF को। और तीसरा हम AC लिखेंगे, AC के साथ में हम लिख सकते हैं EF को। अब यहाँ पर देखिए मेंशन कर देते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मालूम है। जैसे कि देखिए ऊपर से पता चल रहा है कि हमारी AB जो है वो 5 है, यहाँ पे लिखा है AB 5 है, ठीक है। उसके बाद हमारी ED जो है, ED एरिया तो हमारी 12 है। उसी तरह से BC जो है वो हमें यहाँ मालूम नहीं है अभी। और उसके बाद DF जो है यहाँ से 15 है, ये लिखा DF 15। और AC जो है वो यहाँ पर 7 है और EF हमें यहाँ मालूम नहीं है अभी। तो वही रिमेनिंग साइड जो उन्होंने पूछी है कि उनकी लेंथ निकालनी है, तो वो रिमेनिंग साइड हमारी BC और DF है। तो हम बस अब पहले इन दोनों को यूज़ करेंगे और फिर इन दोनों को यूज़ करेंगे तो हम निकाल लेंगे ईजिली। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर लेता हूँ उसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कराता हूँ इन दोनों में। तो यहाँ पर BC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 5 इंटू में 15 अपॉन में 12, ठीक है। यहाँ पर इसको हम कटिंग कर लेते हैं। अगर तो पहले कटिंग कर लेते या मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 5 75 अपॉन में 12। जब हम इसकी डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा करीब करीब 6.25। ये हमारा 6.25 सेंटीमीटर आएगा। अब दूसरी तरफ हम इधर चलते हैं। तो अब हम यहाँ इसके साथ में इसको ले लेते हैं, यानी कि 5/12 इजिकल टू 7 में EF। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5EF इजिकल टू 7 इंटू में 12। तो EF निकालने के लिए 7 इंटू में 12 अपॉन में 5। तो यहाँ पर हो गया 84/5। 84/5 को जब डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा 16.8। तो 16.8 सेंटीमीटर ये आया। तो 6.25 और 16.8 जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर आता है। तो देखते हैं आंसर ठीक है या नहीं है। तो कौन सा आंसर, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन ही है हमारा 16.8 और 6.25। तो यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो हम इजीली हम देख रहे हैं क्वेश्चन निकल पा रहे हैं, क्योंकि अगर हमें कंसेप्ट क्लियर होता है किसी भी चैप्टर के तो हम इजीली उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इन द गिवन फिगर इफ AB पैरेलल CD DC एंड ए की बात होती है, CD बोले DC बोले, एंड PQ एंड AC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। जैसे कि यहाँ फिगर बनी हुई है, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक AB से जो है वो CD के पैरेलल है। उसके अलावा PQ और AC ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं O पे। और हमें वैल्यू निकालनी है OA डॉट CQ। सो डॉट का मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब मल्टीप्लाई मानते हैं। AO मल्टीप्लाई CQ बोलेंगे हम इसको, कि OA इंटू CQ किसके बराबर होगा इन सब में से। तो देखिए अगर हम इसको फिगर को दोबारा से ड्रॉ करके समझें तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं पहले फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ इसकी दोबारा से। तो देखिए मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें यहाँ दो ट्राइंगल मिल जाते हैं, AOP है और एक QOC है। तो ये दोनों ट्राइंगल पहले तो मैं सिमिलर प्रूफ कर देता हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पर इसमें ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, या एंगल 1 मान लेता हूँ, उसको एंगल 2 मान लेता हूँ। उसके बाद ये दोनों लाइनें पैरेलल थी तो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, जिसमें से इसको मैं 3 मान लेता हूँ और इसको मैं 4 मान लेता हूँ। तो AA क्राइटेरिया से तो मैं ये कह सकता हूँ कि ट्राइंगल AOP जो है वो QOC ट्राइंगल के सिमिलर है। और जब आपको मालूम है जब सिमिलर ट्राइंगल होते हैं तो उनकी जो साइड्स हैं वो भी प्रोपोर्शन में होती हैं। तो हम इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। देखिए जैसे कि हम यहाँ 1 के अकॉर्डिंग देखें तो 1 के सामने कौन सी साइड है, AP है। तो 2 के सामने कौन सी साइड
उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगी क्यू सी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि जो क्यू सी साइड है वो प्रपोर्शन में होगी ए पी के। अब हम दूसरा प्रपोर्शन देखते हैं कौन सा हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है, तो 4 के सामने बन रहा है ओ क्यू, और यहाँ 3 के सामने जो बन रहा है वो बन रहा है ओ पी। उसके बाद एक प्रपोर्शन और होगा साइड का, जैसे कि 1 2 3 4 ले लिया, ये 5 जो है एंगल 5 और एंगल 6 भी एक दूसरे के यहाँ बराबर होगा, क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो यहाँ पर हम 6 पहले इस वाले ट्रायंगल की लिख रहे हैं हम साइड, तो 6 के सामने जो साइड होगी वो ओ सी होगी, और उसी तरह से यहाँ 5 के सामने जो साइड होगी वो ए होगी। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा है। पहले मैंने ये वाले ट्रायंगल ऊपर लिया है इसकी साइड्स, इस और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंग ये जो है नीचे लिए हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 के सामने ले ली, ठीक है, फिर मैंने 4 उसके साथ, यहाँ 2 था तो यहाँ 1 के सामने वाली ले ली, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर हमारा दूसरा था, यहाँ 4 के सामने ले ली ओ सी, तो इसमें 3 के सामने ले ली। उसके बाद 6 के सामने ओ सी ले ली, तो यहाँ पर 5 के सामने ए ओ ले ली। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ए ओ और सी क्यू का पूछा है। देखिए ए ओ और सी क्यू, तो यहाँ पर देखें तो कौन सा हमें मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ओ ए और सी क्यू है, तो ओ ए यहाँ पर है हमारा और सी क्यू यहाँ पर है हमारा। तो इसका मतलब हमें इन दोनों से काम है, सिर्फ इन दोनों से काम है, इसका हमें कभी कोई काम नहीं, तो हम इसको कट कर देते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं क्यू सी अपॉन में ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन में ए ओ। हमने इस तरह से इसको लिख लिया। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करा के आ जाता है, देखिए कि ए ओ इंटू में क्यू सी इज इक्वल टू ए सी इंटू में ए पी, ये आ जाता है हमारे पास। तो यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि ये किससे मैच कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर हमसे पूछा गया तो ओ ए मल्टीप्लाई सी क्यू, तो यहाँ पर देखिए ओ ए मल्टीप्लाई सी क्यू, तो किसके बराबर है, ए सी इंटू ए पी के बराबर है। तो ए सी इंटू ए पी जो है वो इसका जो है राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए ये देखिए ये कौन सा ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर शायद थोड़ी सी मिस्टेक हुई है लिखने में, कि यहाँ पर हमने यहाँ लिखा है क्यू सी इंटू ए ओ सी इंटू ए पी, ये ओ सी है, ए सी लिख दिया मैंने गलती से, इसलिए मैच नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पर हमारा अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। देखिए इसमें आ रहा है यहाँ ओ सी इंटू ए पी, तो यहाँ पर ये आ रहा है ओ सी इंटू ए पी, ये हमने ए लिख दिया था गलती से। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो इसमें बिल्कुल करेक्ट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, triangle ABC similar triangle DEF and the parameter of triangle ABC and DEF 30 centimeter and 18 centimeter respectively. If BC equal to 9 centimeter then EF equal to, तो यहाँ पर हमें EF निकालना है, और दो ट्राइंगल ABC और DEF जो हैं उनके पैरामीटर्स हमें यहाँ पर गिवन है और दोनों सिमिलर भी हैं। तो इसके लिए हम पहले लिख लेते हैं इसको। देखिए जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके पैरामीटर का जो रेशो होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोनों के हमने रेशो में लिख लिए हैं पैरामीटर, और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो एक दूसरे के इक्वल लिख लिए हैं। तो हमें यहाँ देखना है कि हमें कौन सी जो साइड्स का रेशो है वो यूज़ करना है यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमें EF निकालनी है, तो EF जो है वो BC अपॉन EF है। तो यहाँ पर हमें इन दोनों का कोई काम नहीं है, हम इन दोनों को हटा देते हैं, बाकी जगह पर वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो जैसे कि हाँ ABC का पैरामीटर है वो है हमारा 30 और दूसरे का 18 है और BC 9 है, तो वो मैं पुट कर लेता हूँ। ये यहाँ पर मेरा जो है ये 30 है, ये 18 है, इज इक्वल टू जो हमारा BC है वो कितना है 9, और EF हमें निकाल लेना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इजीली निकाल सकता हूँ मैं इसको। 30 EF इज इक्वल टू 9 इंटू में 18, तो EF इज इक्वल टू 9 इंटू में 18 अपॉन में 30। तो यहाँ काट लेते हैं, 3 3 जा और 3 10 जा। अब 2 से काट लेते हैं, 2 9 जा, 2 5 जा, 27 अपॉन में 5। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा इसका आंसर 5.4। तो 5.4 हमें चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम देखें तो 5.4 जो है ऑप्शन बी है। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो ईजिली निकल गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में a 5 centimeter long ladder is placed leading toward a vertical wall such that it reaches the wall at the point of 4 centimeter high। तो
एक 5 सेंटीमीटर की लंबी सीढ़ी है जो कि झुकी हुई है एक वर्टिकल वॉल पर, और वो वहां पर 4 सेंटीमीटर ऊंचा तक पहुंच जाती है, मतलब ऊंचाई तक पहुंच जाती है। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज मूव्ड, अगर हम जो लैडर का फुट है, मतलब कि सीढ़ी का जो पैर है, उसको अगर 1.6 मीटर टुवर्ड द वॉल, मतलब दीवार की तरफ और खिसकाते हैं, तो क्या डिस्टेंस जो है बाय विच द टॉप ऑफ द लैडर वुड स्लाइड अपवर्ड ऑन द वॉल। तो मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर हम सीढ़ी को 1.6 मीटर आगे और खिसकाते हैं तो 4 सेंटीमीटर तक तो वो 4 मीटर तक तो वो पहुंच चुकी थी, तो उसके ऊपर कितना और आगे है वो स्लाइड हो जाएगी, हमें वो निकालना है। तो मैं आपको फिगर से समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले मैं इसकी फिगर बना लेता हूँ। देखिए फर्स्ट सिचुएशन में क्या है कि सीढ़ी 5 मीटर लंबी है और वो 4 मीटर ऊंची इस दीवार पर जाकर, मतलब 4 मीटर ऊंचाई तक ये पहुंच जाती है। इसके फुट को उसके बाद उन्होंने क्या करा है, और इसका फुट जो है ना खिसकाया है थोड़ा सा, और यहाँ से मतलब ये 1.6 मान लेते हैं हम, ये 1.6 मीटर और खिसका दिया इसका फुट, और उसके बाद ये सीढ़ी जो है वो ऐसे करके और ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंचेगी। अब तो यहाँ पर ए पॉइंट मान लेता हूँ, तो ये पूछ रहे हैं कि जब यहाँ पर इस तरह से इसको 1.6 मीटर यहाँ पर खिसकाई तो ये कितनी और ऊंचाई और ऊंचे चली गई यहाँ से, इस पॉइंट से और कितना ऊंचा गया, यानी कि हमें यहाँ पर एडी फाइंड आउट करना है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये छोटे वाला ट्राइंगल, अगर हम नीचे वाला BCD देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो सी पे राइट एंगल है, तो उसके सामने जो सीढ़ी की लंबाई है वो हमारी हाइपोटेनस होगी। यानी कि हमारे पास अगर हम देखें इस तरह से, ये B है, ये C है और ये D है, ये 4 है, ये सीढ़ी जो है इतना ऊंचाई पर पहुंची है और ये 5 मीटर लंबी है। तो BC निकालने हो तो BC हमारे पास क्या है, यहाँ पर BC जो है वो हमारे पास बेस है यहाँ पर। तो बेस निकालने के लिए क्या करते हैं, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से हम घटा देते हैं हाइट का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हाइपोटेनस जो है हमारा 5 स्क्वायर और हाइट जो हमारा 4 स्क्वायर, तो इस तरह से 25 माइनस 16, तो इसको हम आपस में लेस करते हैं तो 9 आ जाता है। 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 3। तो इस तरह से जो BC है वो हमारी आ गई है 3। तो यहाँ BC तो पूरी 3 है, तो अब इस 3 में से अगर मैं ये 1.6 मतलब इस 3 में से 1.6 लेस करूँगा तो मेरे पास ये लेंथ आ जाएगी 1.4 मीटर की। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बड़े वाले ट्रायंगल पे, ये जो ऊंचा ट्रायंगल है, मतलब इससे ऊंचा जो है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस वाले इसमें हमारे पास यहाँ पर E है, C है, ये A है। ठीक है, अब यहाँ पर CD की लेंथ तो उतनी ही रहेगी, ये जो लेंथ है CD की लेंथ थोड़ी ना चेंज हो सकती है। CD तो हमने सिर्फ आगे खिसकाई है और 1.6 मीटर खिसकाई है, CD की लेंथ वही रहेगी। अब जो CD की लेंथ है वो 5 पूरी की पूरी है और ये 1.4 है, यहाँ तक 4 थी, ये पूछा हमने हमारे कितनी है। तो इसके लिए हम इस वाले ट्राइंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो अगर मुझे AC का स्क्वायर निकालना हो, यहाँ AC जो है वो हाइट है, मतलब AC निकालना हो तो क्या करूँगा, रूट के अंदर में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है उसमें से लेस कर दूंगा मैं बेस के स्क्वायर को। तो यहाँ पर हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो 5 का स्क्वायर होगा और बेस जो है हमारा 1.4 है, तो 1.4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ 25 माइनस और ये हो जाएगा 1.96, इसको लेस करेंगे तो आएगा 23.04। तो 23.04 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो हमारा आएगा 4.8। आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो इसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, स्क्वायर रूट किस तरह से निकालते हैं। तो 4.8 जो है वो हमारी पूरी लेंथ आई है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक 4.8 आई है, जिसमें से ये 4 जो है वो हम हटा देते हैं तो हमारे पास ये कितनी बच जाती है, 0.8 बच जाती है। तो यानी कि 0.8 इसका मतलब ये यहाँ से और ऊपर खिसकी थी, तो 0.8 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन B है वो बिल्कुल करेक्ट है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है, बस अगर आपको फिगर बनानी आ गई, वो समझ में आ गया तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चंस लेकर, आप प्रैक्टिस करते रहिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।